असेंबली बम कांड। इस समय क्रांतिकारियों का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था। उनको अनेक स्थानों से सहायता भी मिल रही थी, जिससे दल के शस्त्रागार में बम और पिस्तौलें पर्याप्त मात्रा में संग्रहित कर ली गई थी। दल की केंद्रीय समिति में यह चर्चा होती रहती थी कि अब कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे क्रांति दल का नाम प्रसिद्ध हो, नवयुवकों को देश पर बलिदान होने की प्रेरणा मिले और जनता की सहानुभूति प्राप्त हो। कुछ मित्र यह सम्मति भी दे रहे थे कि भगत सिंह देश से बाहर चले जाएं और वहीं रहकर भारतीय क्रांति दल को शस्त्र तथा धन की सहायता दिलाने का प्रयत्न करें। पर भगत सिंह इस प्रकार अपने साथियों को छोड़कर स्वयं सुरक्षित रहने के लिए किसी प्रकार राजी नहीं हुए। इस संबंध में मनमथ नाथ ने अपनी भगत सिंह और उनका युग पुस्तक में बतलाया है। जो कुछ भी बात हो, भगत सिंह ने देश के बाहर जाने से इनकार कर दिया, और जब उनके सामने यह विचार आया कि यहाँ रहने का अर्थ फांसी पर चढ़ना है, तो उन्होंने इस ढंग से सोचना शुरू किया कि जब मरना ही है तो क्यों ना और भी खतरनाक काम किए जाएं। कहते हैं कि जब वे नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे, तभी उनके मन में क्रांति का विचार पैदा हो गया था। संभवतः यह विचार उन्हें फ्रांस की असेंबली में बम फेंकने वाले फ्रांसीसी अराजकतावादी वेलाम के किस्से से मिला था। मौका भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उन दिनों दिल्ली में 2 अत्यधिक दमनकारी कानून पेश थे और सरकार उन्हें पास कराने पर कटिबद्ध थी। सरकार का उद्देश्य था कि जनता में क्रांति का जो बीज पनप रहा है, उसे अंकुरित होने के पहले ही समाप्त कर दिया जाए और जैसे भी हो भारत पर अपना शासन कायम रखा जाए। चंद्रशेखर आज़ाद भी भगत सिंह की इस विचारधारा से पूर्ण रूप से सहमत थे, क्योंकि भगत सिंह पर जितने इल्ज़ाम थे वे सभी उन पर भी लागू थे। यही नहीं, जो दूसरे साथी थे वे भी लालयत थे कि कुछ ना कुछ होता रहे। सिर पर कफन बांधे लोगों की टोली थी। एक से एक अलहड़ नौजवान थे, जिनमें से प्रत्येक चाहता था कि मैं ही फांसी पर पहले चढ़ूं। जब केंद्रीय समिति द्वारा असेंबली में बम फेंकने पर पूरी तरह से विचार कर लिया गया, तब यह सवाल उठा कि इस कार्य के लिए किसको भेजा जाए। वैसे तो सभी सदस्य इसके लिए तैयार थे, पर विचारणीय समस्या यह थी कि वह ऐसा व्यक्ति हो जो अदालत में क्रांतिकारी दल के सिद्धांतों और आदर्शों पर अच्छी तरह प्रकाश डाल सके। अभी तक क्रांतिकारियों के कार्यक्रम में एक बड़ी त्रुटि यही थी कि छिपकर काम करने के कारण जनता उनको कुछ जोशीले अथवा हिंसाप्रिय युवकों का छोटा सा समूह समझती थी। उनके आतंकवादी कार्यों के पीछे कोई गंभीर विचारधारा और उच्च आदर्श भी हैं, इसका बहुत कम लोगों को पता था। इसलिए भगत सिंह ने इस कार्य के लिए स्वयं ही जाने और गिरफ्तार होकर अदालत में उपयुक्त उद्देश्य के अनुकूल बयान देने का निश्चय किया। इस संबंध में भगत सिंह के मनोभाव का परिचय देते हुए उनके एक सहकारी डॉक्टर भगवान दास माहौर ने लिखा है, संकट के काम में तो भगत सिंह आगे रहने की जिद ही कर जाया करते थे। किसी सिपाही को संकट का काम करने भेज दिया जाए और नेता सुरक्षित बैठा हुक्म देता रहे, यह उन्हें कभी पसंद नहीं था। यही कारण था कि असेंबली में बम फेंकने के लिए स्वयं ही जाने की और फिर वहां खड़े रहकर उन्होंने जिद की, जबकि दल का और कोई सदस्य भगत सिंह के इस प्रकार जाने को ठीक नहीं समझता था। आज़ाद भी हर काम में आगे रहते थे। दूसरा कारण यह विचार भी था कि नेता के रूप में उन्हें अपने आप को सबसे अधिक खतरे में डालना चाहिए, नहीं तो गुप्त दल में दादागिरी अपने बुरे अर्थ में आने से ना रुकेगी और सिपाहियों का नेताओं पे विश्वास न रहेगा। इस वर्णन से हम समझ सकते हैं कि क्रांतिकारी दल में सैकड़ों अन्य शहीदों के होते हुए भी भगत सिंह और आज़ाद की युगल जोड़ी को ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि क्यों मिली। भाई परमानंद और जयदेव विद्यालंकर भी पंजाब में क्रांतिकारी दल को संगठित करने वाले बहुत बड़े नेता माने जाते थे,
पर सामने न आने की त्रुटि के कारण ही वे पीछे रह गए। इतना ही नहीं, भाई परमानंद का फैसला करने वाले जज ने यहाँ तक लिख दिया, भाई परमानंद कायर क्रांतिकारी हैं, जो दूसरों को तो प्रेरणा देकर आगे भेजते रहे पर स्वयं अपनी जान बचाते रहे। भगत सिंह इस तथ्य को समझकर सदा आगे बढ़कर खतरे में कूदे और इसलिए जनता की दृष्टि में वे क्रांति दल के प्रतीक ही बन गए। यही बात चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में 16 आने सच है। उन्होंने अंग्रेजी की टुकड़खोर पुलिस के हाथों कभी ना पकड़े जाने की प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने जिस शान से निभाया और 50 सिपाहियों तथा अफसरों से युद्ध करते हुए वीरगति पाई, उससे वे भी एक अमर गाथा के नायक बन गए थे। राजगुरु के संबंध में कहा जाता है कि वह भगत सिंह से भी आगे बढ़कर खतरे में कूदने को तैयार रहता था। इस दृष्टि से भगत सिंह का प्रतिद्वंदी बनने की कोशिश किया करता था, पर विद्या एवं बुद्धि की दृष्टि से बहुत कम होने के कारण उसने अधिक नामवारी हासिल नहीं की। फिर भी वह धुन का ऐसा पक्का था कि सॉन्डर्स कांड में उसी ने सबसे आगे दौड़कर एक ही गोली से उसको ढेर कर दिया और फांसी के तख्ते पर चढ़ने में भी भगत सिंह से एक कदम आगे ही चलता रहा। लाहौर षड्यंत्र केस और भूख हड़ताल। असेंबली में सरकार के बहरे कानों में भारतीय जनता की मांग की आवाज़ को पहुंचाने के लिए भगत सिंह और उसके साथी बटुकेश्वर दत्त ने जिस प्रकार बम का धमाका किया और फिर कैसी निडरता के साथ अपने को गिरफ्तार कराया, इसका हाल क्रांतिकारी इतिहास के सभी पाठक जानते हैं। इन घटनाओं में भगत सिंह का उद्देश्य केवल एक सनसनी पैदा कर देना ही नहीं था, वरन वह अंग्रेजों की अदालत में बयान देने के बहाने क्रांतिकारी दल के सिद्धांतों का प्रचार करना और भारतीय जनता की भावनाओं को ऊंचा उठाना चाहते थे। वैसे तो सरकार अपने विरुद्ध कही गई किसी भी बात को तुरंत राजद्रोह बतलाकर लेखकों और संपादकों पर मुकदमा चला देती थी, पर उन्हीं बातों को अदालत में कहने और फिर रिपोर्ट के रूप में समाचार पत्रों में छप जाने पर सरकार का कुछ वश नहीं चलता था। भगत सिंह और उनके साथी अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह पकड़े जाने पर उनको फांसी के फंदे पर लटकना ही पड़ेगा, पर अपने विचारों का देशव्यापी प्रचार हो सकने का यह उपाय उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने खुले तौर पर बम फेंककर गिरफ्तार होने में कुछ भी संकोच नहीं किया। भूख हड़ताल द्वारा प्रचार। जेल में बंद कर दिए जाने पर भी भगत सिंह इसी उद्देश्य को पूरा करने में लगा रहा। उसने इस बात की पूरी कोशिश की कि मुकदमा किसी प्रकार लंबा होता जाए और वह अदालत में क्रांतिकारी दल के सिद्धांतों की व्याख्या और स्पष्टीकरण करके जनता में जोश तथा सरकार के प्रति अप्रियता की भावना को बढ़ाता रहे। इसके लिए क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल के अस्त्र को अपनाया। सरकार तो इन युवकों से जली भुनी बैठी ही थी, बस उसके मजिस्ट्रेट और जज इनको हर तरह से तंग और अपमानित करने का प्रयत्न करने लगे। इधर इन वीर युवकों ने शत्रु के बंधनों में रहते हुए भी यह संग्राम छेड़ दिया कि जब तक उनके साथ जेलों में मानवोचित व्यवहार ना किया जाएगा और अदालत में उनके सम्मान की पूरी तरह रक्षा ना की जाएगी, तब तक वे ना तो जेल का भोजन करेंगे और ना अदालती कार्रवाई में भाग लेंगे। इससे चिढ़कर सरकार ने और भी अधिक सख्ती करने और ज़बरदस्ती भोजन कराने का निश्चय किया। इस संघर्ष ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया था और भगत सिंह तथा उनके साथियों ने प्राणों की बाजी लगाकर सरकार को नीचा दिखाया था। उनका उद्देश्य केवल अपने लिए खान पान की सुविधा या ऊंची क्लास का व्यवहार प्राप्त करना ही नहीं था। 14 जुलाई 1929 ईस्वी को भारत सरकार के पास इस संबंध में जो पत्र भेजा गया था, उसमें भगत सिंह ने लिखा था, हर एक जेल में राजनीतिक कैदियों का एक विशेष वार्ड होना चाहिए, जिसमें उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की सुविधाएं होनी चाहिए जो यूरोपियनों के लिए होती हैं। उनके भोजन का स्तर भी यूरोपियन कैदियों के समान होना चाहिए। यह भूख हड़ताल करते समय भगत सिंह की मानसिक स्थिति कैसी थी,
यह इन वाक्यों से विदित होता है। बंदी होने के पश्चात हमारी संस्था के राजनीतिक कैदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हमने प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूँ कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर मर जाएंगे। हमें उपवास के दिनों में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने, फोर्सफुल फीडिंग का ना तो कोई अनुभव ही था और न यह विचार ही कभी सूझा था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। यह ज़बरदस्ती भोजन, फोर्सफुल फीडिंग कराना कैसा भयंकर होता है, इन्हें भुक्तभोगी ही जानते हैं। 4-6 हट्टे कट्टे सिपाही कैदी को दबा लेते हैं और तब डॉक्टर उसकी नाक में रबड़ की नली डालकर दूध को पेट में भरता है। पर यह क्रांतिकारी युवक उस समय भी हिलडुल कर या खासकर उस दूध को बाहर निकालने का प्रयत्न करते थे। ऐसा करते हुए वह दूध अमर शहीद यतीन्द्रनाथ दास के फेफड़ों में चला गया, जिससे उसे मरणांतक कष्ट सहन करना पड़ा। भगत सिंह और उनके अन्य साथियों को भी इस संघर्ष ने इतना कमज़ोर कर दिया कि उनको स्ट्रेचर पर डालकर अदालत में लाना पड़ता था। सरकार ने उनका संकल्प तोड़ने के लिए उनकी कोठरियों में पानी की जगह दूध भरवा कर रख दिया। बढ़िया खाने भी रखे गए, पर उन लोगों ने सब चीज़ें बाहर फेंक दी। अंत में भगत सिंह और साथियों को कुछ सफलता मिली। सरकार ने एक जेल कमेटी नियुक्त कर दी और उसकी जांच पूरी होने पर राजनीतिक कैदियों के साथ ठीक व्यवहार किए जाने का वचन दिया। तब कहीं जाकर अनशन भंग हुआ। इसका एक उद्देश्य जनता में अधिक से अधिक आंदोलन होना और सरकार के प्रति रोष तथा घृणा उत्पन्न करना भी था। वह भी इस कष्ट सहन से अधिकांश में पूरा हुआ। भगत सिंह की साम्यवादी विचारधारा। भगत सिंह के लिए यह एक बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है कि उसने बम और पिस्तौलों को ही मुख्य आधार मानने वाले क्रांति आंदोलन को थोड़े ही समय में साम्यवाद का अनुयायी बना दिया। यद्यपि भगत सिंह से पहले बंगाल में और पंजाब में बड़े बड़े साहसी और प्राणों को तिनके की तरह अर्पण कर देने वाले क्रांतिवीर उत्पन्न हो चुके थे, पर उनके सामने क्रांति की सफलता के पश्चात नवीन समाज की रचना का कोई स्पष्ट चित्र न था। अधिकांश लोग तो राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलन का यही उद्देश्य समझते थे कि देश के शोषणकर्ता अंग्रेजों को हटाकर भारतीयों का शासन स्थापित हो जाए, पर वह शासन कैसा हो और उसमें जनता के क्या अधिकार हों, इस संबंध में अधिकांश लोग सोचते ही न थे। यही विचार कर संतोष कर लेते थे कि जब विदेशी लोग हट जाएंगे और उनकी जगह भारतीय नियुक्त हो जाएंगे तो सब त्रुटियां और शिकायतें अवश्य ही दूर हो जाएगी। यह एक बहुत ही अस्पष्ट और भ्रमपूर्ण विचार था और भगत सिंह ने इसे एक बड़ी हद तक दूर करने की चेष्टा की थी। यद्यपि भगत सिंह सन 1921-22 ईस्वी में नेशनल कॉलेज में पढ़ते समय ही वहाँ की लाइब्रेरी से क्रांति के साथ साम्यवाद की पुस्तकें भी पढ़कर इस तरफ आकर्षित हो गए थे, लेकिन उस 15 वर्ष की आयु में एकाएक साम्यवाद के रहस्य को हृदयंगम कर लेना सहज न था। इसी कारण जब 1 वर्ष बाद वे कानपुर में आकर वहाँ के क्रांतिकारी युवकों से मिले जो उन्हीं की उम्र के थे, तो उनके विचार बहुत अपूर्ण थे। अजय घोष ने, जो बाद में भारतीय साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी बने, लिखा है, उस समय भगत सिंह एक देहाती लड़के के नमूने थे। यह वे दिन थे जब हम क्रांति के सपने देखा करते थे, लड़कों के से सपने। लगता था कि क्रांति अब कोई दूर नहीं है, पर भगत सिंह क्रांति के आसन्न होने के बारे में उतने आश्वस्त न थे। इसी कारण मैं उनके निराशावादी दृष्टिकोण का मजाक उड़ाया करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, भगत सिंह के क्रांति संबंधी विचार परिपक्व होते गए और 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह किले में की गई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक में उन्होंने जोर देकर उसके नाम में साम्यवादी शब्द शामिल करा दिया।
इस घटना का वर्णन करते हुए श्री जितेंद्रनाथ सान्याल ने लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि भगत सिंह ने उक्त बैठक में समाजवादी कार्यकर्ता की भूमिका अदा की तथा उनके जोरदार तर्कों के फलस्वरूप समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर कार्यक्रम तैयार किया गया। भगत सिंह की इस विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन और स्पष्टीकरण उस समय हुआ जब उसने असेंबली बम केस के अवसर पर दिल्ली की अदालत में अपने कार्य का औचित्य सिद्ध करते हुए कहा, समाज का वास्तविक पोषक श्रमजीवी है, जनता का प्रभुत्व मजदूरों का अंतिम भाग्य है। इन आदर्शों और विश्वास के लिए हम उन तमाम कष्टों का स्वागत करेंगे जिनकी हमें सजा दी जाएगी। हम अपनी तरुणाई को इसी क्रांति की वेदी पर होम करने आए हैं, क्योंकि इतने गौरवशाली उद्देश्य के लिए कोई भी बलिदान बहुत बड़ा नहीं है। समाज का सबसे आवश्यक अंग होते हुए भी उत्पादन करने वालों या मजदूरों से शोषक गण उनकी मेहनत का फल लूट लेते हैं। एक ओर तो सभी के लिए अनाज पैदा करने वाले किसान के परिवार भूखों मरते हैं, सारे संसार को सूद जुटाने वाला बुनकर अपना और अपने बच्चों का तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं पाता, शानदार महल खड़ा करने वाले राज, लोहार और बढ़ई झोपड़ियों में ही बसर करते और मर जाते हैं, और दूसरी तरफ पूंजीपति शोषक अपनी सनक पर करोड़ों रुपए बहा देते हैं। क्रांति से हमारा आशय यह है कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाए जिसमें इस प्रकार के हड़कंप का भय ना हो और जिसमें मजदूर वर्ग के प्रभुत्व को मान्यता दी जाए और उसके फलस्वरूप विश्व संघ पूंजीवाद के बंधनों, दुखों तथा युद्धों से मानवता का उद्धार कर सके। जैसे जैसे भगत सिंह कम्युनिज्म तथा साम्यवाद के अन्य सिद्धांतों का अध्ययन करके उसके मूल तथ्य को हृदयंगम करते गए, उनका यह दृढ़ मत होता गया कि क्रांति का वास्तविक मार्ग मेहनत पाइशा लोगों को जागृत तथा संगठित करना ही है। थोड़े से युवक आतंकवादी कार्य करके इस महान उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते थे। अपनी फांसी से कुछ ही पहले लाहौर सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट के नाम लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा था, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमको बमों और पिस्तौलों से लाभ नहीं होगा। हिंदुस्तान साम्यवादी प्रजातंत्रीय समिति के इतिहास से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। बम चलाना निरर्थक ही नहीं, अक्सर हानिकारक भी होता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में उसकी अनुमति दी जा सकती है। हमारा मुख्य उद्देश्य मजदूरों और किसानों को संगठित करना ही होना चाहिए। फांसी की कसौटी पर राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसे लोगों का अभाव नहीं होता जो आरंभ में तो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, बड़े साहसी और आत्म बलिदानी बनने का दावा करते हैं, पर जब अवसर आता है तो हार मानकर आत्मसमर्पण करने में भी संकोच नहीं करते। साधारण आंदोलनकारी लोगों की बात छोड़ दीजिए, क्रांतिकारी दल में ही ऐसे लोग भरे पड़े थे। भारतीय क्रांति संबंधी पुस्तकों को पढ़ने से अनुमान होता है कि लगभग आधे क्रांतिकारी पकड़े जाने पर पुलिस के आज्ञाकारी मुखबिर बन गए थे। और तो क्या, वीरभद्र, कैलाशपति, फणींद्रनाथ, जयगोपाल, शिवचरण लाल, बनवारी लाल जैसे प्रमुख व्यक्ति थोड़े से भय या लालच के कारण गद्दार बन गए। यशपाल जैसे महत्वपूर्ण सदस्य का आचरण भी आक्षेप योग्य जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम जब अन्य क्रांतिकारियों के कारनामों पर विचार करते हैं तो हमको भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, यतीन्द्र दास, महावीर सिंह, विजय कुमार आदि कुछ ही सदस्य ऐसे जान पड़ते हैं जो निर्भय होकर अंत तक क्रांति मार्ग पर दृढ़ रहे और जिन्होंने पुलिस के टॉर्चर और जेलखानों की कठिनाइयों की कुछ परवाह ना करके एक ऊंचे लक्ष्य को सामने रखा। कम प्रसिद्ध सदस्यों में से भी अनेक हृदय से
क्रांति के पक्के अनुयायी और हर तरह से दृढ़ थे। उदाहरण के लिए हमारे सामने शालिग्राम का नाम है, जिसने 20 सिपाहियों से घिर जाने पर भी बड़ी शान के साथ संग्राम किया और गोली लगकर गिर जाने पर भी बड़ी चतुराई से 2 सिपाहियों को मार दिया। इन सब में भगत सिंह को जो प्रमुख स्थान मिला, उसका कारण यही है कि उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर क्रांति के आंदोलन को अग्रसर और लोकप्रिय बनाने के कार्य किए। यह भगत सिंह की सूझबूझ और चतुराई का ही परिणाम था कि लाहौर षड्यंत्र केस लगभग 1.5-2 वर्ष तक बढ़ता चला गया और इस बीच में क्रांति दल को इतनी प्रसिद्धि मिल गई कि देश के सर्वोच्च नेता उसे कांग्रेस के मुकाबले का समझने लगे। इस कार्य की सिद्धि के लिए भगत सिंह अपने प्राण अर्पण करने का किस प्रकार अटल निश्चय कर चुके थे, यह उनके निकटतम सहकारी श्री विजय कुमार के एक लेख से प्रकट होता है, जो कुछ ही वर्ष पहले पैट्रियट में प्रकाशित हुआ है। उसमें लेखक ने बतलाया है कि जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी का दंड सुनाया जा चुका, तो दिसंबर 1930 में एक दिन उन्हें भगत सिंह की कालकोठरी में प्रीवी काउंसिल में अपील के संबंध में विचार करने को ले जाया गया। भाई से भी बढ़कर अपने प्रिय साथी के साथ इस अंतिम भेंट के समय विजय कुमार के हृदय में एक तूफान उठ रहा था और भावावेग के कारण उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। भगत सिंह भी उसकी दशा देखकर द्रवित होने लगा, पर जेलर के चेतावनी देने पर उसने अपने को संभाल कर कहा, पंडित मोतीलाल जी नेहरू ने अपनी बीमारी की हालत में शिमला से एक विशेष दूत हमारे पास भेजकर अत्यंत आग्रह किया है कि हम फांसी की सजा के विरुद्ध इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में अवश्य अपील करें। इससे कुछ समय मिल जाएगा जिसमें सरकार से समझौते की वार्ता कदाचित सफल हो जाए और समस्त राजनीतिक कैदियों को क्षमादान मिल सके। मोतीलाल जी ने कहलवाया है कि उनका यह आग्रह समस्त राष्ट्र की तरफ से समझा जाए। आगे चलकर विजय कुमार लिखते हैं, मुझे आज भी याद आते हैं भगत सिंह के वे शब्द जो उसने अंत में कहे थे, भाई ऐसा ना हो कि फांसी रुक जाए। यद्यपि भगत सिंह को सरकार द्वारा क्षमादान की जरा भी आशा नहीं थी, पर उसे यह ख्याल अवश्य था कि उसके मुकदमे में सरकारी पक्ष की गवाहियां कमजोर थीं और अदालत में एक तरफा कार्रवाई करके सजा दे दी गई थी। इसलिए अपील करने पर शायद फांसी की सजा हटा दी जाए और इस प्रकार उसे अपने प्राण देकर क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने का मौका ना मिले। उसने स्पष्ट कहा कि इस अवसर पर अपनी मृत्यु द्वारा ही वह अपने दल के उद्देश्य की सबसे अधिक सेवा कर सकता है, जबकि दुनिया के सभी व्यक्ति सदैव दीर्घ जीवन के लिए ही हाथ पैर मारते रहते हैं। भगत सिंह का दूसरों के लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए दृढ़ निश्चयी बने रहना क्या हमारे लिए प्रेरणादायक नहीं है? यदि हम समस्त समाज के हितार्थ अपना कुछ समय, श्रम, धन भी लगाने को तैयार ना हो, तो ऐसे मानव जीवन का क्या महत्व समझा जा सकता है। अपील की बातचीत पूरी हो गई। यह देखकर जेलर ने मुझे वापस चलने का इशारा किया। एक क्षण के लिए मैं और भगत सिंह एक दूसरे के आलिंगन में आबद्ध हो गए। भगत सिंह फिर मुस्कुराने लगा, पर इस समय उसका मनोभाव स्पष्ट था कि हमारी आखिरी भेंट है। अपनी कोठरी में पहुंचने पर मेरा दिमाग पारस्परिक संस्मरणों से भरा हुआ था। मुझे याद आया कि किस प्रकार उसने राजगुरु के साथ दिन दहाड़े पुलिस के दफ्तर के ठीक सामने सॉन्डर्स को गोली मारकर खत्म कर दिया। उस समय हम सब सैकड़ों कारतूस साथ लेकर गए थे, क्योंकि हमारा अनुमान था कि पुलिस वाले हमको पकड़ने दौड़ेंगे और हम वहां उनके साथ खुला युद्ध करके प्राण देंगे। उस समय पुलिस के वीरों ने सामने आने की जरा भी हिम्मत नहीं की, जिससे मरने मारने का मौका टल गया। पर अंत में भगत सिंह ने अपना आत्म बलिदान कर ही डाला। उसका यह कार्य इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ
कि देश में हड़तालों, जुलूसों, विरोध सभाओं का तांता लग गया और सर्वत्र भगत सिंह का नाम गूंजने लगा। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता श्री पट्टाभी सीतारमैया ने अपने कांग्रेस के सुप्रसिद्ध इतिहास में लिखा है, यह कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि भगत सिंह का नाम उस समय उतना ही लोकप्रिय था जितना गांधी जी का। स्वयं गांधी जी ने भी भगत सिंह के मृत्युदंड का समाचार पाकर अपने एक वक्तव्य में कहा था, हमारे देश में दबने और डरने का भाव कायरता की सीमा तक पहुंच गया है। इस कारण हम अपने यहाँ बहुत अधिक वीरता और आत्म बलिदान की आशा नहीं रख सकते। ऐसी दशा में हमारे मस्तक भगत सिंह की बहादुरी और बलिदान के समक्ष झुक जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हम भगत सिंह को ना बचा सके, हमारी इस असमर्थता पर देश दुखी होगा, पर जब इंग्लैंड हमसे समझौते की बात करेगा तो हमारे और उसके बीच भगत सिंह की लाश भी पड़ी होगी। भगत सिंह को अंतिम क्षण तक मृत्यु की भयंकरता का तनिक भी भय नहीं हुआ, जो मानव मात्र को आतंकित कर देती है। मरने के दिन उसने अपने भाई को पत्र में ये अमर वाक्य लिखे थे, एक दीपक की लौ की तरह मैं सुबह होने के पहले ही खत्म हो जाऊंगा। यह मुट्ठी भर खाक अगर नष्ट हो जाए तो इससे क्या हानि होगी। उसी समय उसने पंजाब के गवर्नर ओडायर के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें जोर देकर कहा था, हमारा युद्ध हमेशा नए जोश, अधिक सावधानी और अटल निश्चय के साथ उस समय तक चलता रहेगा जब तक भारत में साम्यवादी प्रजातंत्र की स्थापना ना हो जाएगी। अब पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के दिन इन्हें गिने रह गए हैं। यह संग्राम ना तो हमने आरंभ किया था और ना वह हमारे प्राण त्याग से समाप्त हो जाएगा। हमारा यह एक तुच्छ बलिदान तो इस श्रृंखला में केवल एक कड़ी की तरह है। ऐसे निर्भीक और कर्तव्यपरायण युवकों पर भारत माता जितना गर्व करे कम है। इतना ही नहीं, वे समस्त मानवता के लिए श्रद्धा के पात्र हैं। उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि आजकल के भारतीय युवक, जो अधिकांश में कुमार्ग अथवा अविवेकपूर्ण कार्यों की तरफ कदम बढ़ाते जाते हैं, जो अपनी शक्ति को गुंडापन, अनैतिकता में लगाना तारीफ समझते हैं, वे भगत सिंह के आदर्श चरित्र से कुछ शिक्षा ग्रहण करें, जिसने अपनी भरी जवानी मातृभूमि की वेदी पर हवन कर दी। फांसी का फंदा हंसते हुए अपने गले में डालते समय उसकी उम्र पूरे 24 वर्ष की भी नहीं हुई थी। इन्हीं थोड़े से वर्षों में वह बिना किन्हीं विशेष साधनों के केवल अपने साहस और बलिदान के बल पर वह काम कर गया, जिसके लिए स्वतंत्रता तथा न्यायपरायणता के सभी प्रेमी उसके सम्मुख नतमस्तक होते रहेंगे। नित्य प्रति हजारों मनुष्य तरह तरह से अकाल मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं, पर जो भगत सिंह की तरह दूसरों के लिए जीवन अर्पण कर देता है, वही इस नश्वर जगत में अमर हो जाता है। भगत सिंह के आत्म बलिदान का प्रभाव। हमारे मतानुसार त्याग और बलिदान ही सच्चे धर्म और आस्तिकता की पहचान है। मंदिर में पूजा करना, कंठी माला तिलक धारण करना, आसन पर बैठकर घंटों जप करना आदि बाहरी क्रियाएं अधिक महत्व नहीं रखती। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में तो यह दिखाई दे रहा है कि अधिकांश व्यक्ति इन कार्यों को केवल अभ्यासवश या एक अंधविश्वास के रूप में करते हैं। इस कारण विचारशील लोगों का विश्वास इन पर से हट रहा है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इस प्रकार का पूजा पाठ एक ढोंग के रूप में दूसरों को ठगने के लिए, अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए करते हैं। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो प्रसिद्ध गुंडे थे, जुआ खिलाने का रोजगार किया करते थे, पर नित्य प्रति गंगा स्नान करके जल के भीतर आधा घंटा खड़े रहकर भजन और जप भी करते थे। ऐसे ही लोगों ने धर्म को बदनाम कर दिया है।
और उसी आधार पर बहुत से व्यक्ति उसकी निंदा और विरोध करने में प्रवृत्त रहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि धर्म और आध्यात्मिकता का स्वरूप वह नहीं है जो अशिक्षित अथवा अंधविश्वासी जनसमूह में फैला है और जिसको लाखों पंडा, पुजारियों और भिखारियों ने जीवन निर्वाह का साधन बना रखा है। इसके विपरीत वास्तविक धर्म वह है जिसे भगत सिंह अथवा लेनिन जैसे क्रांतिकारियों ने अपने त्याग और बलिदान द्वारा सर्वसाधारण के सामने प्रस्तुत किया है। चाहे ये दोनों क्रांतिकारी नास्तिक के नाम से प्रसिद्ध हो गए, पर यह निश्चित ही है कि वे सच्चे धर्म के खिलाफ न थे, वरन उपर्युक्त श्रेणी के ढोंगी धर्म कर्म वालों ने ही उनको वैसा बना दिया था। इस धर्म विरोधी विचारधारा के मुख्य प्रचारक कार्ल मार्क्स और माइकल बुकुनिन जैसे महान साम्यवादी थे, पर हम कह सकते हैं कि उनका यह वक्तव्य कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, वास्तविक मानव धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता। उनका आशय यही था कि पादरी, मुल्ला, पंडा, पुजारी आदि धर्म के नाम पर सामान्य जनता को बहकाया करते हैं और ईश्वरीय न्याय तथा भाग्य आदि का भरोसा दिलाकर अन्याय अत्याचार सहते रहने की प्रेरणा दिया करते हैं। धर्म के इसी विकृत रूप का वे विरोध करते थे। भगत सिंह को हम मानव धर्म का एक श्रेष्ठ अनुयायी मानते हैं, जिस व्यक्ति ने कभी अपने आराम की तरफ ध्यान नहीं दिया और तन मन धन परोपकार के कार्य में ही लगाया, जिसने स्वेच्छा से बुलाई मृत्यु को भी अधिकाधिक देश के हित के लिए उपयोग किया। उसकी महानता से कोई कैसे इनकार कर सकता है? कोई कैसे उसे अधार्मिक कह सकता है? सेवा धर्म सबसे भारी धर्म है। जिसने उसके लिए अपने प्राणों को तिल तिल करके जलाया, वह तो सबसे बड़ा धार्मिक कहा जाएगा। जैसा हम ऊपर बतला चुके हैं कि इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील करने की भगत सिंह की तनिक भी इच्छा न थी। वह अपनी मृत्यु द्वारा नवयुवकों को प्रेरणा देकर राष्ट्रोद्धार के कार्य में तेजी लाने का निश्चय कर चुका था। लेकिन जब यह सुझाया गया कि इस उपाय से क्रांतिकारी आंदोलन की कई प्रकार से वृद्धि होगी, तो वह उसके लिए तैयार हो गया। इस कार्य में जो लाभ सोचे गए थे, उनके संबंध में अमर शहीद सरदार भगत सिंह के लेखक का मत है। प्रिवी काउंसिल में अपील के द्वारा भगत सिंह सभ्य संसार को यह बता देना चाहता था कि भारत में राजनीतिक बंदियों के साथ किस प्रकार का अमानुषिक व्यवहार किया जाता है। दूसरा उद्देश्य इंग्लैंड के शत्रु राष्ट्रों को इस अपील के माध्यम से यह सूचित करना था कि भारत में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी भी अस्तित्व में है। तीसरी बात यह थी कि फांसियों को तब तक के लिए स्थगित कराया जाए जब तक इनका जनता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़े। मनमथनाथ गुप्त ने भगत सिंह की इस मनोवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, सॉन्डर्स कांड के पश्चात कुछ मित्रों ने जब यह सुझाव दिया कि भगत सिंह देश से बाहर जाकर काम करें, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। जब उनके सामने यह विचार आया कि यहाँ रहने के माने फांसी पर चढ़ना है, तो उन्होंने इस ढंग से सोचना शुरू किया कि जब मरना ही है तो क्यों ना और भी खतरनाक काम किए जाएं। स्वयं भगत सिंह ने जेल के भीतर अपने साथियों और वकील से प्रिवी काउंसिल में अपील करने के संबंध में यही विचार व्यक्त किए थे कि फांसी तब हो जब देश की जनता का जोश अपने पूरे उफान पर हो और उसका पूरा ध्यान इस ओर केंद्रित हो। अपने प्राणों के साथ इस तरह निष्प्रह भाव से खिलवाड़ कर सकना और राजनीति की शतरंज में उसका इस प्रकार उपयोग करना जैसे वह कोई निर्जीव काठ का मोहरा हो, असाधारण आत्मबल और त्याग भावना का प्रमाण है। जब हम देखते हैं कि एक जर्जर काया वाला भिक्षुक भी मरने के नाम से कांपता है और यह इच्छा करता है कि किसी प्रकार अधिकाधिक दिनों तक श्वास लेता रह सके, तब 24 वर्ष की मदमाती आयु में दर्शनीय शरीर संपत्ति रखते हुए अपनी ही मृत्यु को इस तरह लापरवाही से ठुकराना किसी सच्चे आत्मज्ञानी के लिए ही संभव हो सकता है।
बस यही सबसे बड़ी शिक्षा है जिसे हमारे भाई भगत सिंह के चरित्र से ग्रहण कर सकते हैं। कहने को मुंह से एक साधारण बाजार में बैठने वाला भी जीवन को असार और 2 दिन का मेला कहा करता है, पर व्यवहार में शरीर या संपत्ति पर तनिक भी आंच आते ही ऐसी हाय तौबा मचाई जाती है कि मानो वे युगों तक जीवित रहेंगे और संपत्ति को भी साथ में बांध कर ले जाएंगे। एक तरफ नास्तिक कहे जाने वालों का ऐसा अद्भुत आत्मत्याग और दूसरी तरफ दिन रात ईश्वर की दुहाई देने वालों की ऐसी स्वार्थपरता और भौतिकतावादिता देखकर हमें यह कहने को विवश होना पड़ता है कि हमारा समस्त धर्म कर्म और पूजा पाठ दिखावटी है और हम झूठ मूठ की ही अध्यात्म की डींग हाका करते हैं। अगर हम सचमुच ईश्वर और आत्मा की सत्ता में विश्वास रखने वाले होते तो अपना जीवन अथवा संपत्ति सेवा और परोपकार के कामों में लगाने में एक हर्ष का अनुभव करते। हमारी यही अभिलाषा है कि चाहे हम सब भगत सिंह के समान निर्भीक और यमराज को चुनौती देने वाले ना बन सकें, पर सांसारिक मोह माया में ऐसे लिप्त भी ना हो कि समाज सेवा और मातृभूमि के ऋण को चुकाने के उच्च आदर्श का यथाशक्ति पालन ना कर सकें। हमारा कर्तव्य। यद्यपि आज विदेशी शासन हट जाने से भगत सिंह के युग के समान अपने ही खून से होली खेलने की परिस्थिति बदल गई है, पर त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष में लोगों ने स्वार्थ त्याग और कष्ट सहन का जो परिचय दिया था, आज उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। उस समय देश सेवा और राजनीति में भाग लेने का अर्थ होता था कुछ देना, अर्थात देश हित के कार्यों में अपने शरीर, श्रम और संपत्ति का एक छोटा या बड़ा अंश उत्सर्ग करना। पर आज बिल्कुल उल्टी बात देखने में आ रही है कि सार्वजनिक सेवा अथवा राजनीति के कार्यों में भाग लेने का उद्देश्य है और अपने स्वार्थ की पूर्ति करना या अधिकाधिक लाभ उठाना। यह स्थिति निश्चय ही बड़ी शोचनीय तथा घातक है। भगत सिंह के चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करने या उसके पदचिन्हों का अनुसरण करने का नतीजा तो यही होना चाहिए कि पुराने और नए क्रांतिकारी इस हीन मनोवृत्ति का डटकर मुकाबला करें और उसकी जड़ उखाड़ कर ही दम लें। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार का बाजार जैसा गर्म हो रहा है और बड़े बड़े देश सेवक भी जिस प्रकार दोनों हाथों से संपत्ति बटोरने में व्यस्त हैं, उसको चुपचाप देखते रहना या सहन करना सच्चे क्रांतिकारी सिद्धांत वालों के लिए लज्जा और कलंक की बात है। यद्यपि आज बम और पिस्तौल के उपयोग का जमाना नहीं रहा, पर भ्रष्टाचारियों को राजी या गैर राजी निरस्त करना क्रांतिकारियों का कर्तव्य है। यदि भगत सिंह जैसे आत्म बलिदानियों के उदाहरण से यह प्रेरणा ली जा सके तो हम उपर्युक्त लक्ष्य को निश्चय ही प्राप्त कर सकेंगे।